माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, नमस्कार नमस्कार, राम राम सर। श्री जुबेर खान। प्रश्न संख्या 154। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य सरकार द्वारा राज्य में नवीन अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लंबित होने का मानदंड निर्धारित किया हुआ है। मानदंड की प्रति प्रदर्श कै पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, ये सही है कि जिला अलवर में रामगढ़ ही एक ऐसा उपखंड है जहां पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित कार्यरत नहीं है। रामगढ़ उपखंड के लंबित प्रकरणों की संख्या न्यायालय स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड से कम है तथा रामगढ़ में उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। खंड 3, जी नहीं, यह सही नहीं है कि जिला अलवर मुख्यालय पर कार्यरत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 3 सिर्फ थाना रामगढ़ के मुकदमों की सुनवाई करता है, अपितु यह न्यायालय थाना मालाखेड़ा के मुकदमों एवं अन्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले मुकदमों की भी सुनवाई करता है। खंड 4, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कैक है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अलवर को रामगढ़ स्थानांतरित करने का मामला इस समय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा रामगढ़ क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मानदंड के अनुसार होने पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विचार करना संभव हो सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही है कि मालाखेड़ा और रामगढ़, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी, ये 2 न्यायालय हैं, सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रथम वर्ग नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 में सिर्फ रामगढ़ थाने के ही मुकदमों की सुनवाई होती है, जिसके माननीय जज भानु प्रकाश मीणा जी हैं, और मालेखेड़ा की जिस न्यायालय में सुनवाई होती है उसके परविंदर पाल जी माननीय जज है, वहाँ मजिस्ट्रेट हैं। तो ये कथन आपका ठीक नहीं है कि जिस न्यायालय में रामगढ़ के थाने के केसेज की सुनवाई होती है उसी में मालेखेड़ा की भी होती है। ये सच्चाई नहीं है, आप अपने सूत्रों से पता कर लें। दूसरा, आपने स्वयं ने माना कि रामगढ़ सब डिवीजन ही एक मात्र है अलवर में जहां की ये मुंशी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कार्यरत नहीं है, और स्टेट टाइम में रामगढ़ में मुंशी मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत था आजादी से पहले। उसके बाद में बिल्डिंग उसकी बनी हुई है, नीचे अदालत है और ऊपर उसका रेजिडेंस है। फिर भी बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो हम चाहे एमएलए लेड से, एमपी लेड से कहीं से बनाएंगे। आज रामगढ़ के लोगों में वहाँ एसडीएम है, वकील वहां एसडीएम कार्यालय के लिए वहां जाते हैं और मुंशी मजिस्ट्रेट के लिए अलवर जाते हैं, उसकी भारी दिक्कत होती है। अगर आप चाहें तो रामगढ़ तहसील का दूसरा थाना एक एमआईए भी है, अगर संख्या कम है तो एमआईए में लगा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के 2005 में 324 मुकदमे रामगढ़ के, 2006 में 330 और 2007 में 385। संख्या बढ़ रही है। जब हर साल लगभग 350 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो 2-4-5 साल में तो फैसला होता नहीं है, तो लंबित प्रकरण भी काफी संख्या में होंगे। और मेरा आपको ये निवेदन है कि बाकी थानों के अलावा रामगढ़ में ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उसका खास कारण ये है कि ये हरियाणा से सटा हुआ थाना लगता है। जिस तरह के क्राइम, चाहे गोकसी के क्राइम हो, चाहे वो गो तस्करी के हों, चाहे चोरी के मामले हों, जो हरियाणा की सीमा के
माध्यम से जाते हैं। इसके अधीन में दो तीन चौकियां बनी हुई हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जयपुर को जो आप लिखिए तो सही, प्रयास तो करिए। आपको खाली स्थानांतरण करना है, इसको करवाइए ताकि वहां के वकीलों ने अब हड़ताल कर रखी है, आपको ध्यान आंदोलन हो रहा है, वो समाप्त हो और आप यहां इस सदन में ऐसी कोई घोषणा करें कि रामगढ़ के लोगों को सस्ता और सुलभ और नजदीक न्याय मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है कि भाई रामगढ़ में ये सिविल न्यायालय स्थानांतरित हो जाए। इसके लिए हमने उच्च न्यायालय को लिखकर भेजा, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार का काम भवन साधन उपलब्ध कराना है। अब इसमें अतिरिक्त खर्चा भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से मजिस्ट्रेट है, नियुक्त है, भवन वहाँ बना हुआ है, सारा काम है। तो एक बार पुनः में आपने जो बात कही है उन सब बातों को देखकर और मुकदमों की संख्या को जो आपने परिस्थिति बढ़ाई उनको देखकर राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को वहां पर स्थानांतरित करने के लिए लिखेंगे। लेकिन हम केवल लिख ही सकते हैं, ये सारा वहां की स्वीकृति के बाद ही हम न्यायालय को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो राज्य सरकार एक बार पुनः वहां लिख देगी ताकि वहां के क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो सके। मंत्री जी, जितनी जल्दी संभव हो सके आप जल्दी ही माननीय उच्च न्यायालय को लिखिएगा ताकि इसमें कोई जल्दी कार्रवाई हो सके। जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी हो नहीं सके, जो आपकी क्षमता है 1 हफ्ते के अंदर लिखवा के भिजवा दीजिए। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मालूम करना चाहूँगा कि ये मापदंड का जो अभी आपने जिक्र किया है, मैंने भी अपने तिजारे के लिए 2006 में एक सवाल लगाया था, अप्रैल 2006 में। अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये मापदंड का सिस्टम इतना डिलेड हुआ है, तो ये क्या मापदंड किस तरह से होगा, परामर्श किस तरह से होगा हाई कोर्ट से। और एक मैं इसके साथ साथ आपके आगे अगर मंत्री जी जवाब दे दें, मैं इनका आभारी होऊंगा कि तिजारा अलवर में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट को चालान आदि लेने का अधिकार दिया गया है। चालान आदि अधिकार नहीं है, तो चालान आदि किशनगढ़ बास में पेश किए जाते हैं। तो ये इसका ये क्यों इतना वो इसमें डिस्क्रिपेंसी है, अगर आप जवाब दें। मैं माननीय सदस्य ने उपाध्यक्ष महोदय मुझे लिखकर दिया था तिजारी कोर्ट के बारे, उसके बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के विचार विमर्श के बाद में जो निर्देश प्राप्त है उसके अंतर्गत डीजे और एडीजे न्यायालय हेतु 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने आवश्यक हैं। सीजेएम और एसीजेएम न्यायालय हेतु 1200 से 1500 प्रकरण लंबित हो तब ऐसा होता है। सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, कैक है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु 1700 से 2000 लंबित प्रकरण होते हैं। तो राज्य सरकार भी प्रपोजल बनाकर भेजती है और न्यायालय का सोमोटो भी हमारे पास आता है। राज्य सरकार का काम उसके लिए भवन की, उसके लिए पद की आदि की व्यवस्था करने का होता है। तो आपने भी जो सारा मामला बताया है उसके हिसाब से हमने बनाकर भेजा था। एक बार पुनः हम राज्य सरकार के पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है, जो भी प्रकरण जिस प्रकार से न्यायालय कहता है उस प्रकार से करते हैं। तो जितने भी प्रकरण हमारे पास आए हुए हैं हम उन सब की समीक्षा कराकर माननीय उच्च न्यायालय के पास भेजते रहते हैं। आपका प्रकरण भी आपने मुझे दिया था, उस समय प्रेषित किया था। दोबारा इसकी सारी बात करके इसको भिजवा देंगे और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा उस हिसाब से राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। मांगीलाल गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री नवनीत नीनामा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड 1 राज्य में विभाग द्वारा 602 राजकीय एवं 91 अनुदानित कुल 693 छात्रावास संचालित हैं। जिला व पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। खंड 2 जी हां, सरकार द्वारा जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में उक्त छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी छात्रावास वार छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट ब सदन की मेज पर रख दिया गया है। खंड 3 वर्तमान में छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्रावास के संचालन हेतु अधीक्षक के रूप में अन्य सेवा के कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को लगाने की व्यवस्था है। अन्य सेवाओं अवलिक विभागों के कार्मिकों को
एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को स्थायी किए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण उन्हें स्थायी किया जाना संभव नहीं है। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं कि क्या यह छात्रावास अस्थायी है या अस्थायी, नंबर 1। नंबर 2, क्या अन्य विभागों से ही छात्रावास वार्डन लेकर के काम चलाने की जो योजना है, तो क्या ये कब तक चलती रहे? नंबर 3, क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन, आदिवासी व गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए ये छात्रावास खोले गए थे? यदि हाँ, तो इस ओर अभी सरकार व माननीय मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है, आपने माननीय सदस्य गलत सवाल किया मंत्री जी। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कई ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं कि शर्म आती है, इनको देखने में ही शर्म आती है। विश्वास आपसे ज्यादा है इनका। मान स्थायी हैं और सब छात्रावासों में स्थायी छात्रावास अधीक्षक होने चाहिए। अभी हमारे पास 602 के विरुद्ध 287 नियमित छात्रावास अधीक्षक हैं और शेष छात्रावास अधीक्षकों के लिए यानी 315 छात्रावास अधीक्षकों के लिए हमने आरपीएससी को भर्ती करने के लिए भेज दिया है और छात्रावास अधीक्षकों हेतु अप्रैल माह में परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के बाद जो चयनित होकर के छात्रावास अधीक्षक आएंगे तो लगभग सारे छात्रावासों में हमारे नियमित छात्रावास अधीक्षक हो जाएंगे। इसलिए माननीय जो नवनीत जी नीनामा साहब की जो कष्ट था, जो वेदना थी, वो पूरी हो जाएगी। उसमें सभी बच्चों को ठीक प्रकार से साल समाप्त हो पाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में जहाँ तक कहा, यह सच है कि महात्मा गांधी जी तो गरीबों का उद्धार चाहते थे और इसलिए उन्होंने सब कुछ किया है। मेरे विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। महात्मा गांधी जी में मैं तो पूरा विश्वास रखता हूं और महात्मा गांधी जी ने तो ये कहा था कि यदि मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा, मेरे हाथ में महात्मा गांधी जी पूरा विश्वास रखता हूं। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि मेरे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा तो सबसे पहले गौ हत्या पर पाबंदी लगवाऊंगा। लेकिन उनकी सरकार आ गई। गांधी जी के बंदों ने गांधी जी की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कानून बनाने का अधिकार आ जाएगा, सबसे पहले धर्मांतरण पर कानून बनाऊंगा। गांधी जी के बंदों ने धर्मांतरण के कानून का विरोध किया और महामहिम राज्यपाल के दस्तखत नहीं होने दिए। आज भी धर्मांतरण विरोधी यानी स्वतंत्र धर्म स्वतंत्र कानून था, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप सदन का समय जाया कर रहे, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय राजा खेड़े से आने वाले माननीय सदस्य, ये माई आजाद ने पहले जो इनको उत्तेजित किया कि महात्मा गांधी में विश्वास नहीं रखते हैं, बाकी इनका इसके बाद में इन्होंने कह दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने चला कर ये कहा ये विश्वास नहीं रखते हैं। ये गलती शुरुआत उन्होंने कर दी ना, बिना मतलब की। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आइंदा अप्रैल माह तक व्यवस्था करने की जो घोषणा की, जिसके लिए मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये छात्रावास अधीक्षक अस्थायी लगाए जाएंगे या डेपुटेशन पर? इनकी स्थायी नियुक्ति होगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थायी नियुक्ति होगी। श्री बाबूलाल नागर, श्री नवरत्न राजौरिया, श्री निर्भय लाल। 159 प्रश्न संख्या। उपाध्यक्ष महोदय, खंड 1 रीको द्वारा स्थापित विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पर देय छूट के प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्ष 2004 में किए गए संशोधनों के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भूमि आवंटन दर से 50% छूट है।
आवंटी द्वारा आवंटन के समय भूखंड की पूरी राशि जमा कराना वांछित था तथा छूट की राशि भूखंड पर उद्यमी द्वारा 20% छत सहित निर्माण कार्य करने के उपरांत लौटा दी जाती थी। वर्ष 2007 में किए गए संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उक्त छूट भूमि आवंटन के समय ही दी जाएगी। खंड 2 वर्ष 2004 से पूर्व आवंटन दर में देय छूट भूमि आवंटन के समय ही आवंटी को दे दी जाती थी। वर्ष 2004 में प्रावधान किया गया था कि उक्त छूट आवंटी द्वारा भूखंड पर 20% छत सहित निर्माण करने के उपरांत दी जाएगी। पूर्व प्रावधान में उक्तानुसार संशोधन इस दृष्टि से किया गया था कि अनुसूचित जाति व जनजाति के वास्तविक उद्यमी ही वर्णित छूट से लाभान्वित हों। मई 2007 में उक्त प्रावधान में परिवर्तन कर आवंटन दर में छूट आवंटन के समय ही दिए जाने का प्रावधान किया गया ताकि प्रस्तावित पूंजी की व्यवस्था में कठिनाई नहीं हो। आदेश की प्रतिलिपि पृष्ठ 2 पर संलग्न है। खंड 3 रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रियायती दरों पर भूखंड आवंटन का प्रावधान वर्तमान में प्रभावशील है, जिसके अनुसार इस श्रेणी के उद्यमियों को संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित विकास शुल्क की दर पर 50% छूट भूमि आवंटन के समय पर ही दी जा रही है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 2000 में पूछा था, मैं 2000 से 2004 तक क्या प्रावधान थे, फिर आपने 2004 में ही संशोधन कर दिया, फिर आपने 2007 में फिर संशोधन कर दिया। क्या कारण थे? ऐसे 3 साल में कितना नुकसान हुआ है SC ST के लोगों का? ये ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब दें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 2004 या 2007 में परिवर्तन नहीं हुए। सन 1980 अगस्त में सुलेना माननीय सदस्य, अगस्त 1980 में प्रावधान किया गया कि संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित विकास शुल्क की दर में भूमि आवंटन के समय ही 50% की रियायत देय होगी। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.1 पर संलग्न है। इसके बाद 1 साल बाद ही मार्च 1981 में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया। मार्च 1981 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि यह रियायत अधिकतम 4000 वर्ग मीटर के उपखंड पर ही देय होगी। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.2 पर उपलब्ध है। उसके बाद फिर अगस्त 1982 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि यह रियायत अधिकतम 2000 वर्ग मीटर के भूखंड पर देय होगी। संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट 1.3 1.4 पर उपलब्ध है। फिर अगस्त 1983 में इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा कि 4 में किया और 7 में किया। ये सन 80 से आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हमने तो 50% की छूट को, आप मेरी बात सुनिए। माननीय मंत्री जी, ये खिलवाड़ तो हमने आज देखी है। हमको उस टाइम पे कोई MLA नहीं थे, कोई MP नहीं थे। हम तो आज वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं कि आपने क्या किया इन लोगों के साथ में। आप लोगों ने 3 साल में इतना नुकसान किया है के साथ में, जैसा कोई इतिहास में किसी ने किया नहीं। उस समय आपको कोई ज्ञान नहीं था, और उस समय जब हमको ज्ञान हुआ तब पता लगा कि आप ST SC के लोगों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। भी SC के थे महाराज, उस समय मुख्यमंत्री भी SC के थे। उस टाइम पे परिवर्तन, जब आपकी सरकार कर रही थी गड़बड़, तब ध्यान नहीं आया आपको। 2007 में 2002 से 2004 में आपने संशोधन किया, 2004 से 2007 फिर संशोधन किया। 83 किसकी सरकार थी? कितना नुकसान हुआ है? आप 80 81 83 में कौन थे? ये समाज का भला नहीं चाहते। सबसे पहले उन्होंने बदमाशी करी। जब से सरकार ने लागू की है, ये सरकार ने जब से नीति लागू की है, तब से अब तक ऐसे कितने भूखंड आवंटित किए गए
उसमें से ST/SC को कितने भूखंड अलॉट हुए, क्या ऐसा रिकॉर्ड मंत्री जी के पास है? और कितनों को कब्जा मिल चुका, कब्जा नहीं मिला तो उसका कारण क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, इस समय तो ये रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं होगा, पर मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को ये पूरी सूचना उपलब्ध करा दूंगा कि SC/ST के लिए कितने आवंटित हुए और कितने पे ये निर्माण कार्य हुआ और काम शुरू हुआ। ये पूरी सूचना आपको उपलब्ध करा दूं। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आज ऐसे कितने उद्योग हैं जो ST/SC के लोग वो चालू हैं उद्योग, और कितने डंप पड़े हुए हैं? यही पूछना चाहते हैं हम आपसे। मैंने अभी माननीय उसका अर्थ यही है। सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य के नहीं, मेरा कहना मतलब ये है कि अब कितने चालू हैं ये बताएं आप, ये भी तो आपके पास होना चाहिए। नहीं, हमारे पास सब है। नहीं साहब, नहीं, आप महत्वपूर्ण नहीं ले रहे इस मुद्दे को, क्योंकि ST/SC का मामला है। हमारे पास सब है। इस समय इस साल 6 SC के हमारी इकाइयां, मैं आपको एक निवेदन करूं, जो आवंटित हुई है 6 पूरे अभी इस साल का ये नहीं है। मंत्री जी होमवर्क करके तो आए नहीं है। जब SC/ST से रिलेटेड प्रश्न था, जब SC/ST से रिलेटेड प्रश्न है, ये इनके पास ये जानकारी होना लाजमी है कि कितने भूखंड आवंटित किए गए, कितने के ऊपर उद्योग चल रहे हैं SC/ST के, इनके पास कोई होमवर्क करके आए नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न में पूछा। उपाध्यक्ष महोदय, जब से भूखंड आवंटित हुए उस समय से आज तक SC/ST को कितने उपलब्ध हुए और कितने इनको आवंटित हुए, इसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। प्रश्न में है नहीं, क्योंकि ये प्रश्न में था नहीं, परंतु मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, जो माननीय सदस्य की जो शंका थी कि 2004 में ये संशोधन क्यों किया गया और उसके बाद 2007 में फिर संशोधन कर बीच के इसमें हमारे SC/ST के लोगों को नुकसान हुआ, तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि इसमें निश्चित रूप से एक बार नहीं, कई बार परिवर्तन हुए हैं और एक साल का मैंने आपको ब्यौरा दिया है। और जो मेरे पास अभी आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, 2003 में टारगेट था 50 का SC/ST का एंटरप्रेन्योर्स का, और हमारा अचीवमेंट था 154। 2003-04 में 50 टारगेट था, अचीवमेंट था 180। 2004-05 में 60 था टारगेट, अचीवमेंट था 39। 5-6 में 41 था 32, 6-7 में 41 था 28। 2007-08 में 10 में से 6 को अलॉटमेंट हो चुके हैं। ये आंकड़े अब तक क्या। माननीय मंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने चालू हैं, कितने उद्योग चालू हैं, ये बताएं। अलग प्रश्न नहीं है, आप कोई मंत्री नहीं है, आप ये सदन की अवमानना है और जो शब्द प्रयोग किया गया उसको डिलीट किया जाए, कितनी होगा, एक्सपंड किया जाए उसको। नहीं होगा, कितनी होगा, क्या तरीका है? आधे से ज्यादा ये अलग प्रश्न का कोई ओकेजन नहीं था। आप विदेशों के हैं, अपनी माँ से पूछो ना, अम्मा से। गलत हो तुम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पूछो। सोनिया उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ज्यादा गर्मी है, SC इतना लो मत चलाओ, थोड़ा कृपा करके ठीक करवा दो। कई बीमार हो रहे हैं, माननीय सदस्य बुखार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, चमचों के अलावा है क्या इनमें? पूछा, मुझे खेद है कि पूर्व उद्योग मंत्री जी ने पूछा है, सबसे कम आपके कालखंड में हुआ है अलॉटमेंट। प्रश्न ये था कि आपने 2000 और 2003 के बीच के अंदर एक नीति चली आ रही थी कि आप 50% पैसा शुरू में ही आप छूट का दे देंगे। फिर आपने 2003
4 में आपने संशोधन किया, फिर आपने 2007 के अंदर, तो फिर आप उसी लाइन पर आए। हमने 80-83 के बीच में किया, मैं स्वयं राज्य मंत्री उद्योग था उस वक्त। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक नीति चली आ रही थी, इससे भ्रम की स्थिति पे पूर्व में जो हुआ वो कोई अच्छा नहीं हुआ। अगर आप ये प्ली लेते हैं कि पूर्व में हुआ वो गलत था, तो फिर आपने क्यों गलती करी है? सवाल तो ये पैदा होता है कि आपने क्यों गलती करी? आप उद्योग मंत्री थे, आपकी जिम्मेदारी थी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले अलॉटमेंट पे 50% की रिबेट नहीं मिलती थी आपके समय में, हमने अलॉटमेंट के समय में देना शुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बातें कर रहे हैं, आप जवाब पढ़ो ना। उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब पढ़ो। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है। उपाध्यक्ष महोदय, कई उद्यमी केवल छूट लेने तक का काम करते थे और छूट लेने के बाद अपना ना कंस्ट्रक्शन करते ना उद्योग को शुरू करते थे। इस पे पाबंदी लगाने के लिए ये एक चेंज किया था, कदम उठाना भी जरूरी था कि उद्योग के नाम से अगर कोई प्लॉट अलॉट कराए और अपना सब्सिडी, आप माननीय प्रद्युमन सिंह जी, 50% पहले ले लेते थे। माननीय प्रद्युमन सिंह जी, 2007 में परिवर्तन किया और पहले तो इनको रिफंड का सिस्टम था। हमने तो इनको शुरू में 50% की छूट का प्रावधान 2007 में किया, और ये परिवर्तन की जो बात आप कर रहे हैं 2004 में, और ये परिवर्तन की बात जो आप कर रहे हैं ना, ये 4 और 7 में नहीं हुआ। मैंने आपको इतनी बार बताया है, और सन 2000 में भी आपने परिवर्तन किया है। सन 2000 में भी दिसंबर 2000 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि उक्त छूट 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंडों पर देय होगी। पहले 4000, कभी 2000, फिर कभी 4000, कभी 2000। ये सन 80 से लेकर 2000 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रावधान आपने बदले हैं। इसकी जिम्मेदारी तो तत्कालीन सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। बाकी हमने तो SC/ST के हित में हमने SC/ST के हित में 50% की छूट आज भी कर रखी है, और वो प्रभावी आज की तारीख में। डॉक्टर निर्मलाल जी आगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, एक बात और बताएं मुझे कि एक बात बताएं, इसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है क्या? ST/SC के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है क्या? कितना परसेंटेज है, यही बताएंगे? इसका ईयरली टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से SC/ST को हम अलॉटमेंट्स करते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था। नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है क्या? क्या कोई रिजर्वेशन, क्या इनको कोई प्रावधान रखना चाहते हैं क्या? सवाल ये पैदा होता है कि आपके टोटल अलॉटमेंट कितने हुए, आपने टोटल अलॉटमेंट कितने किए, उसमें से आपने कितने परसेंटेज SC/ST के लिए रिजर्व किया, ये बताएं फिर आप। अब ये प्रश्न ना नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। वो समझ गए। टोटल अलॉटमेंट आपने कितने किए, और टोटल अलॉटमेंट में से आपने परसेंटेज कितना दिया उनको? आप आपने टारगेट जो फिक्स किया उसका आधार क्या है? माननीय सदस्य, ये प्रश्न स्पेसिफिक रूप में आना चाहिए। डॉक्टर बुलाकी दास। माननीय उपाध्यक्ष, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कम से कम हमको एक ज्ञान तो हो। क्या आपने, मान लीजिए उपाध्यक्ष महोदय, 2 घरेटे लगाने की बस की बात है क्या? उपाध्यक्ष पहाड़िया जी ने सबको ट्रक दिलवा दिए, आज तक रो रहे हैं। क्या इसमें 16-12% रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखना चाहते हैं क्या? कांग्रेस ने ये और बताएं मुझे, आपकी सरकार की मंशा है क्या ST/SC के लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखते हैं क्या भूखंडों में? उपाध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान की हिस्ट्री में इस तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान किसी सरकार के समय में नहीं रहा। हमारे भी ईयरली टारगेट्स हमारे हैं SC/ST के लिए, और उन टारगेट्स को निश्चित रूप से हम फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। प्रश्न संख्या 160। उपाध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, जिला बीकानेर शहर के विभिन्न थानों में वर्ष 2006-07 तथा 7-8, 31 जनवरी 8 तक चोरियां नकब जमीनें क्रमशः
280 और 184 अभियोग दर्ज हुए हैं। उक्त वर्षों में चोरी गए माल की कीमत क्रमशः 1,40,40,000 और दूसरे वर्ष में 75,35,000। उक्त में से वर्ष 2006 और 7 में 92 अभियोग में 67,33,250 रुपया और 31 अभियोगों में 7 और 8 में 35,92,000 रुपये की संपत्ति बरामद की गई। भविष्य में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में निरंतर रात्रि गश्त कराई जा रही है। शहर में रात्रि नाकाबंदी कराई जा रही है। शहर में हार्डकोर और शातिर आतन नकबजनों को पकड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर के पूर्व में चोरी के प्रकरणों के अभियुक्तों से पूछताछ और उनकी नियमित चेकिंग की जा रही है। इलाके का बीट प्रभारियों द्वारा निगरानी कार्रवाई कराई जा रही है। खंड 2। जी हाँ, वर्तमान में स्वीकृत पुलिस कर्मियों की नफरी 384 है, किंतु 348 है, किंतु 262 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं तथा 86 पुलिसकर्मियों की कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया 1,40,000 की जगह 1,04,00,000 है। एक तो ये आपका। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था आपसे के माध्यम से कि बीकानेर में गत 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ और 79 लाख से ऊपर की चोरियां हुई। इसमें कितना माल आपने लोगों को सुपुर्द कर दिया? दूसरी बात यह है, क्या पुलिस को ऐसी शिकायत मिली इसमें कई थानों के पुलिस कर्मियों का इन्वॉल्वमेंट की कोई शिकायत आई तो आपने क्या किया? क्या आप ऐसे पुलिस कर्मियों को वहां से बदलने का विचार रखते हैं? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि बीकानेर शहर में जो पुलिस कर्मियों की आपने कमी बताई है, उसमें जनसंख्या कौन से साल की ली गई है? आप स्वयं 86 पुलिस कर्मियों की कमी बता रहे हैं, इनको आप कब तक भर लेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिक्त पद का सवाल है, आप गाइड मत करें आसन को। रिक्त पद का सवाल है, यद्यपि जो थाने हमारे हैं 7 थाने, जिसमें पुलिस महिला थाना भी है और 21 चौकियां हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ हमने दे रखी है और उसमें आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं वो संख्या मैंने आपको बताई है। इसके अतिरिक्त भी हमने बीकानेर शहर के लिए ये जो मोबाइल यूनिट जो है वो हमने लगाई है। उस मोबाइल यूनिट में ऐसा ही हमने 8 लगा रखे हैं जो उस स्ट्रेंथ से अलग हैं, जो हमारी थानों की आपने जो जैसा मांगा था वैसा ही मैंने जवाब दिया। इसी तरह से ASI भी 8 लगे हुए हैं और 67 कांस्टेबल ये एक्स्ट्रा हैं उनके अतिरिक्त। इनमें से कुछ संख्या ऐसी है जो थाने में से भी उस गश्त में जाते हैं, तो 54 लोग ये अतिरिक्त हैं। जो मैंने आपको जो 86 की जो कमी बताई थी उसमें से 54 लोग हमने एक्स्ट्रा लगा करके ये जो रात की गार्डिंग और बाकी जो है 24 घंटे की, वो हमने 10 मोटरसाइकिल पर 3 राउंड 24 घंटे और 2 व्हीकल लगा रखे हैं जो बराबर इस काम को देख रहे हैं। तो ये तो संख्या के हिसाब से जो कमी है। जहां तक है कि अभी ऐसा कहीं मापदंड नहीं है कि इतने लाख पर इतनी पुलिस होगी। जो स्ट्रेंथ हमने दे रखी है पुलिस थानों पर अभी तक, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने आपको बताया है। उसको कमी और ज़्यादा राजस्थान में ऐसे कोई मापदंड तय नहीं किए हैं कि इतनी आबादी पर इतने पुलिस होंगे, इतना अब तक कोई ऐसा नहीं बना। वो ठीक है कि होना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई मापदंड निश्चित नहीं हैं। जहाँ तक रहा सवाल कि मैं सोचता हूँ कि आपको इस बारे में खुशी होनी चाहिए कि ये जो वर्ष 2007-8 आपने जो क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कुछ घटनाएं आपके यहाँ लगातार हुई थी और एक ऐसी जनभावना बनी थी कि भाई लगातार चोरियां हो रही है और बरामदगी नहीं हो रही है, तो एक असंतोष का जो वातावरण बना था उसके आधार पर पूछा। लेकिन हकीकत को अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो मैं सोचता हूँ 2007 का वर्ष ऐसा है जिसमें सबसे कम चोरियां दर्ज हुई है, 320 सारे जिले में। उसमें आपका शहर भी सम्मिलित है। वैसे तो मैंने शहर का आपको अलग से आंकड़ा दिया है, शहर के लिए जो चोरियां हुई है उसके हिसाब से
है ना चोरियां 185 थी 2006 और 7 में, और नकबजनी 95। 280 जो मैंने आपको आंकड़ा बताया उसका है। उसकी भी बरामदगी किस साल में कितनी हुई वो भी मैंने आपको सामने दी है। इसी तरह से 2007 और 8 में 122 चोरियां दर्ज हुई और 62 नकबजनी हुई, जो 2006 से तुलना में कम है। कमी नहीं है। अगर आप पुराने सारे आंकड़ों को अगर टटोलेंगे तो 2007 का वर्ष एक ऐसा है जिसमें 320 चोरियां दर्ज हुई पूरे जिले में, जो पिछले 10 वर्ष में सबसे कम चोरियां अगर किसी वर्ष में दर्ज हुई तो वो 2007 में हुई है। इसी तरह से नकबजनी भी पिछले 10 वर्षों में 2 साल ऐसे हैं बीच के, एक तो 2002 में 122 हुई और इस वर्ष में 2007 में 124 हुई, बाकी वो भी सबसे कम है। इसी तरह से बरामदगी का परसेंटेज बाकी सारे के सारे हैं। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये जो जनभावना बनी और जिसके कारण से बीकानेर शहर पिछले कुछ समय में चोरियों की लगातार चपेट में एक के बाद एक किसी घटना हुई जिससे जनमानस बना, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि 2 फरवरी के दिन हमने एक वाहन चोर राजू को सोनी को गिरफ्तार किया। उससे 58 वाहन की रिकवरी, एक साथ ही उसमें 51 वाहन हमने प्राप्त कर लिए। 58 चोरियां उसने की, वो सारी कबूल की ये गए। इसी तरह से 8 फरवरी के दिन ही हमने 3 हार्डकोर क्रिमिनल को, जो मैंने कहा था हम जो अभियान चलाया था उसमें पकड़े। उसमें 2 दर्जन नकबजनी जो है वो उससे खुली है, और इसी तरह से एक और नकबजन को जो पकड़ा है उससे और कई जिलों की भी 3 दर्जन चोरियां उससे बरामद हुई है। अभी 17/2 को, ये जो 17/2 है इसमें जोधपुर का एक कुख्यात जो है वाहन चोर अर्जुन पटेल, इसको इंडिगो को लेकर के चोरी करके जा रहा था। इसको जो हमारी नाके लगे हुए थे वहां उसको हमने पकड़ा और उस गिरोह से 1 दर्जन है ना 4 व्हीलर हमने उससे पकड़ने का इसमें सफलता दी है। आप चाहे तो मैं वर्षवार 2006 से लेकर के 2008 में जो संगीन चोरियां पकड़ी और बरामद की है वो संतोषप्रद कहा जा सकता है। मैं कोई ये आरोप और प्रत्यारोप करना नहीं चाहता हूं, पर मैंने 10 साल के आंकड़े निकाल करके सारा का सारा टेबल बनाया है। उस टेबल में भी है ना आप ये देखेंगे कि नकबजनी में हमारा जो चालानी बरामदगी परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा है, 55 है। उसके बाद 66% है इस 2007 में रिकवरी परसेंटेज। तो रिकवरी परसेंटेज बढ़ा, इसको भी हमने ध्यान में रखा है। चालानी परसेंटेज हमारा बढ़े, ये 2007 का चालानी परसेंटेज जो है 45 है नकबजनी में, जो अब तक का केवल एक 2002 का 49% था। बाकी 10 साल में जो हमारा जो नकबजनी का जो चालानी परसेंटेज है वो भी 45 हाईएस्ट है। तो इस बात की कोशिश की है, ये बात जरूर है, क्योंकि जिसकी चोरी होती है उसको दर्द होता है और उसमें वो चाहता है कि उसकी रिकवरी हो। गृह मंत्री जी, ये चोरी और नकबजनी में क्या फर्क है, जरा ये तो प्रकाश थोड़ा डाल दो, क्योंकि हमने तो वकालत की नहीं। चोरी और नकबजनी में क्या फर्क है? आप भी जानते हो ना, साधारणतः मोबाइल भी अगर जाता है तो चोरी में दर्ज हो जाता है। नकबजनी में कोई गिरोह बन करके जाता है और कहीं मकान को पीछे से भेद करके और उसमें से चोरी कर लेता है, तो नकबजनी हो गई। अब इतना तो आप ही जानते हो। राजेंद्र जी आपकी पार्टी में घुस आए क्या? कैसे राजेंद्र राठौड़ जी आपकी पार्टी में घुस आए पीछे से छेद करके? आपकी भावना को समझते हुए मैं सारे सभी माननीय सदस्यों को आपस में बातचीत नहीं, बाकी चोरियां अभी तक नहीं खोल पाए, वो भी खोलेंगे, इतना में भरोसा। एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट पहले मैं मूल प्रश्न करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बीकानेर की आबादी लगभग 6 लाख से ऊपर हो गई है और उसमें 348 पुलिस कर्मियों की नफरी कैसे बीकानेर शहर की रखवाली कर पाएगी? तो क्या आप पुलिस की नफरी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं? यदि रखते हैं तो कब तक पुलिस की नफरी आप बढ़ाएंगे? एक दूसरा, हनुमान दास सिपानी पर्टिकुलरली एक केस बता रहा हूं, ऐसे केस कई है, 27 लाख रुपए की चोरी उसके घर में हुई, लेकिन आज तक 2 महीने हो गए उसकी बरामदगी नहीं हुई। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें इतनी बड़ी चोरियां हो जाए और उसको पकड़ा नहीं जाए चोर को, तो इससे निश्चित रूप से, जैसा आपने भी भावना व्यक्त की कि बीकानेर में दहशत और चोरों के खिलाफ एक बहुत ऐसा वातावरण बना है कि जगह जगह चोरियां हुई है, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। दूसरा, जो माल की बरामदगी हो जाती है उसके बाद माल की सुपुर्दगी में जो समय लगता है, इसको कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय करने जा रहे हैं? और अंत में एक प्रश्न और कहना
पूछना चाहूंगा कि जिन थानों के अंतर्गत ज्यादा चोरियां हुई है, क्या उन थाने के पुलिस कर्मियों का बदलने का विचार रखते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जस्ट मिनट, गृह मंत्री जी बिराजो, पूरे राजस्थान में चोरी हो रही है। अकेले बीकानेर में पूरे राजस्थान में चोर गिरोह इतने सक्रिय हो गए, आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गंगापुर सिटी के लिए माननीय आपके सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं, मैं भी परेशान हूँ। पूरे माधोपुर में जबरदस्त चोरी हो रही, गंगापुर सिटी हो रही, बीच में नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, चोर ज्यादा फैल गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं थोड़ा इनका जवाब मैंने इस बात की कोशिश की कि संभागीय स्तर पर वर्ष में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रत्येक थाने में जो भी चोरी, नकबजनी, संपत्ति संबंधी जितने अपराध हैं, उन सब लोगों के साथ बैठकर एक एक थाने का रिव्यू किया। जिन थानों का रिकवरी परसेंटेज बहुत कम था या जिन्होंने 11 चोरियां हुई और 2 ही खोला, उनको मैंने उसी समय उनको थाने से बदल करके और लाइन में भेजा है। ऐसा मैंने एक जगह नहीं, जिस संभाग में भी गया हूं जिसका रिकवरी परसेंटेज कमजोर था, जिसका चालानी परसेंटेज विशेष करके संपत्ति अपराध में, क्योंकि पुलिस की एफिशिएंसी का मापदंड अगर कोई है तो वो रिकवरी है चोरी की और इस संपत्ति अपराध की, और इसको बराबर मॉनिटरिंग किया है। मैं अपने स्तर पर भी करता हूं। जहां तक संख्या नफरी कितनी बढ़ेगी, अभी आपने देखा होगा कि ये वास्तव में मुख्यमंत्री जी का आभार है कि उन्होंने 11,200 पुलिसकर्मी की भर्ती का हमको आदेश दे दिया और इसी बजट में 3,000 और दिया। 14,000 पुलिसकर्मी केवल इस छोटे से कार्यकाल में नई भर्ती हो, निश्चित रूप से उसके अनुपात में, और लगभग आपने देखा होगा कि 300 नई चौकियां, और अभी जो बजट में 25 नए थाने मिले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे पास संसाधन हैं उनका उपयोग कर से अधिक संख्या पुलिस बल की कैसे बढ़ाई जाए, और जनता को जो आपने 27 लाख की चोरी की है उसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। पर अभी इसी चोरी की ने चोरी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में कितने पुलिस वालों की भर्ती हुई, ये भी बता दें गृह मंत्री जी। 27 लाख की जो चोरी हुई है उस चोरी की बरामदगी का प्रयास भी करेंगे, और इसी साल में हमने एक 10,25,000 की रिकवरी, एक जो चोरी हुई थी उसकी रिकवरी भी की है। मेरे पास एक केस के बारे में और उसकी रिकवरी, जहां तक सवाल है सुपुर्द करने का, जब तक कोर्ट से हमको उसकी सुपुर्दगी का आदेश नहीं मिलेगा हम सीधा सुपुर्दगी करने में सक्षम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष एक अंत में एक प्रश्न और है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न कर लूं, फिर आप कर लेना। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी क्या इस बात का विचार रखते हैं कि जिन थानों के अंतर्गत ज्यादा चोरियां हुई है वहां कोई आप किसी का दायित्व तय करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? क्योंकि जिन थानों में ज्यादा चोरियां हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि वहां के पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं, और इसके नहीं तो चोर क्या पुलिस से छिपे हुए रहते हैं। जहां लगभग 1 करोड़ और 79 लाख रुपए तक की चोरियां हो जाएं बहुत छोटी अवधि में, और इतनी बड़ी बड़ी चोरी जिसमें 27 लाख का माल एक ही स्थान से चला जाए और वो थानेदार या वहां के एरिया से छिपा रहे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में आपको कार्रवाई आप करने का विचार रखते हैं या नहीं? अब आपने क्योंकि जबरदस्ती छेड़ दिया, मैं तो उस विषय पे जाना नहीं चाहता। मैंने आपकी पूरी जन्मपत्री बना रखी है। मेरी क्या जन्मपत्री बना रखी है? ऐसा है, एक आपके बता रखी मेरी जन्मपत्री आप कब से बनाने लगे? मतलब आप पंडित हो गए क्या कभी? अन्य गृह मंत्री महोदय, जन्मपत्री या एसटी शीट? पुलिस वाले कर्मपत्री बनाते हैं, जन्मपत्री नहीं बनाते हैं। और मैं कर्म से इतना स्वच्छ हूँ कि आपका डंडा कहीं घूम ले, आपके डंडे के अंदर का नहीं आने वाला। इसलिए आप ऐसा लगता है कि आपके नींद की कमी है। आप 1,04,00,000 को 1,40,000 बोल गए, फिर आप पत्री बनाई है या इनकी हिस्ट्री सीट बनाई? 84 बोल गए, और अभी आप जन्मपत्री की, आप जो भी जन्मपत्री कर्मपत्री जानते हैं पढ़ दें, आपको छूट है। लेकिन आप जो थानों में चोरियां हो रही हैं उनको रोकने पर पाबंदी लगाएं। माननीय गृह मंत्री जी, आपके गृह मंत्री बनने के बाद तो सारे राजस्थान की मूर्ति चोरी होगी। बीकानेर की जन्मपत्री से मतलब था जी, आपकी थोड़ी है कोई। जितना वृतांत गृह मंत्री जी ने दिया है, इस चोरियों में बार बार चोरी करने वाले हैबिचुअल ऑफेंडर क्या आपने आइडेंटिफाई किए? यदि किए तो उनके खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई हुई? एक। दूसरा, वाहन चोरों का मामला बहुत ज्यादा पूरे राजस्थान में है, गृह मंत्री जी की जानकारी में है।
आप सबकी जानकारी में, तो मैंने यहाँ एक बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ध्यान आकर्षित किया था, यूपी और बिहार में सारे वाहन चोर वाहनों को पार कर देते हैं। हम भरतपुर की सीमा तक तो मुलजिमों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन क्या गृह मंत्री जी यूपी और बिहार में जो बिल्कुल माफियाज वहां डेवलप है, जहां राजस्थान का 70% वाहन जाता है, उनके खिलाफ यहाँ की पुलिस भेज के पुख्ता कार्रवाई करेंगे? तीसरा, चौथा, बहुत क्रिमिनल कई लोग जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, वो सीएलजी के मेंबर बने हुए, उनको सरकार हटाने का इरादा रखती है? मैं भी एक उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ने कहा कि भाई हम 11,000 कुछ भर्ती करने जा रहे हैं और 3,000 पहले। मैं ये जानना चाहूंगा जो रिटायरमेंट हो रहे हैं पुलिसकर्मी, इनके अगेंस्ट में भर्ती करेंगे या नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं इस बजट में? ये जरा सदन को जरूर बता दीजिएगा। आ जाएगा, सब शामिल ही है। अगेंस्ट तो पहले से ही हमको 11,200 पिछले वर्षों में मिल गई। ये जो 3,000 की जो भर्ती है, ये हमारी वैकेंसी से अतिरिक्त है। एक दूसरा, जो विशेष करके वाहन चोरों का जिस प्रकार का एक तरह से इस प्रदेश में बढ़ा हुआ है अपराध, उसके लिए निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ 10 तारीख को जब डिमांड डिस्कस होगा, हम अब की बार कोई अलग से ही एक फोर्स बनाएंगे जो केवल व्हीकल चोरी को ही काम करेगी, पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, और उसके लिए अलग से ही टीम गठित, जैसे एसओजी गठित की है, वैसे ही केवल व्हीकल चोर के लिए ही अभियान चला करके इस काम को करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से आपसे निवेदन कर रहा था, आप इधर देखे ही नहीं। बीकानेर का प्रश्न हो तो पूछिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो वाहन चोर हैं उनको आपने ये कह दिया कि हमने एक टीम गठित की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधायक विजय जी बंसल की गाड़ी चोरी हो गई, वो आज तक बरामद नहीं हुई। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो टीम गठित की है, आप जगह जगह की तो आपने टीम गठित की है, जिस अधिकारी को आपने, नहीं मेरे सुनो, आपने एक टीम गठित की है वाहन चोरों को पकड़ने के लिए। आपको पीड़ा होगी, 7 दिन पहले हमारी गाड़ी चोरी होगी। हाँ, मैं मंत्री जी को आदेश निवेदन भी कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूँ गृह मंत्री जी से कि आपने जिस अधिकारी को वाहन चोरी से संबंधित था, वाहन चोरों को पकड़ने के लिए आपने लगाया है, आपने क्या उसको वो आपके हंसराज मीना, कमलेश मीना, इनको पकड़ के लाया, और एक सरदार जी के बाल काटे उस थानेदार ने उस मीना को भी पकड़ के लाया जिसने बाल काटे थे। क्या आपने उसको पुरस्कृत किया क्या अपनी तरफ से? क्या आप करना चाह रहे हैं क्या उसको? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। श्री हरि सिंह रावत ने 3 साल से बरामद नहीं है, ये बता दो आप। कुछ अंक कितनी हो? मैंने कहा कि 10 तारीख को जब पुलिस डिमांड है, उस दिन हम इस विशेष करके चोरी के बरामदगी की दृष्टि से टीम गठित करने की बात मैंने 10 तारीख के लिए, जब हमारी पुलिस की डिमांड होगी, उस दिन इस गठन करने के बारे में जो विचार हमारा बन रहा है, वो उस दिन मैं डिक्लेयर करूंगा कि टीम बनाएंगे। अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि सरदार जी के बाल काटने का मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया था और आपसे आपकी पुलिस से पकड़ में नहीं आ रही थी, आपका थानेदार उसको पकड़ के लाया, क्या आपने उसको पुरस्कृत करने का विचार किया है क्या? तो अभी भाई वो 10 तारीख को बताएंगे। नहीं, इतनी बड़ी चोरियों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, उत्तरदायित्व तो नहीं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। जिनका चोरी का बरामदगी परसेंटेज कम है, जिनका चालानी परसेंटेज है कम है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से हमारी कार्रवाई हो रही है। मैं स्वयं भी इस काम में जाता हूं तो उसको रिव्यू करके उनके सारे निकाल करके निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करके आता हूं उसी समय। और बाकी जो चोरियां रह गई है उनको बरामद कब तक कर देंगे? हरि सिंह रावत, प्रश्न संख्या 161। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हाँ, वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले हैंडपंप योजना से लाभान्वित तहसील भीम के ग्राम लसाड़िया 2001 में 1525, मियाला खेत जनसंख्या 2001 में 1992 की पंप एंड ट्रैक की योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रिया में है।
शेष 4 गांव क्रम से बार, डासरिया, राजवायम, शेखावा सेतु हैंडपंप योजना से पंप एवं टैंक योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। योजना के सक्षम स्तर पर प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति बाबत निर्णय संभव होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा मंत्री महोदय जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो आपने बताया लसाड़िया और म्याला खेत, इसी अनुरूप करीब मेरे 10 गांव और भी है जिनकी काला गुमानी की जनसंख्या सेंसस 2001 के हिसाब से 2105, म्याला खेत 1992, डासिरा 1984 और तीतरी 1794, शेखावास 1674, बाढ़ 1602, राजवा 1587, लसाड़िया 1525, सदा भोज का बाड़िया 1520, डूंगरखेड़ा 1514। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर इसी योजना में ये ले रहे 2 के अलावा जो बाकी है इनको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की जो विभिन्न योजनाएं बनती है, इसके लिए सबसे पहला तो जरूरी है कि वहां पर सोर्स होना चाहिए, और जहां तक सोर्स उपलब्ध नहीं होता तो फिर हैंडपंप जिसमें कम से कम डिस्चार्ज के आधार पर पानी उपलब्ध होता है, तो गांवों के अंदर हैंडपंप योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। तो माननीय सदस्य ने जो पूछा, ये लिस्ट हमारे पास भी है कि कहाँ की आबादी 1500 है और अधिक है। तो जैसे जैसे सोर्स मिलेगा मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि लोगों को पानी जो है उस तरीके से मिले, पंप एंड टैंक के आधार पर, रेवेन्यू स्कीम के आधार पर। और इस 4 साल में बहुत योजनाएं हमने सैंक्शन की है, तो जहां भी सोर्सेज की उपलब्धि होगी उसके ऊपर विचार किया जाना संभव होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पे सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र पूरा पथरीला और पहाड़ी एरिया है, वहाँ अगर हैंडपंप की योजना भी लागू करना चाहते तो वहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में उन गाँवों में क्या किया जाएगा? क्योंकि वहाँ तो पानी की मतलब ना तो हैंडपंप लग सकता है, ना ही कोई पानी की दूसरी कोई व्यवस्था है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहाँ की ऐसी परमानेंट योजना का विस्तार किया जाए ताकि हर गाँव को पानी मिल सके। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अभी 16 पंचायतों में भी अकाल ग्रस्त की चपेट में, वहां भी पानी की भयंकर समस्या है। जैसे भीम, टोगी, बल्ली, कुकड़ा, थानेटा, लसाड़िया, कालादे, अजीतगढ़, समेलिया, जैतगढ़, बार, डूंगरखेड़ा, सारोट, लगेतखेड़ा, सेकावा संख्या 162। अध्यक्ष महोदय ऐसी है कि वो अकाल ग्रस्त है और वहाँ पानी की भी भयंकर समस्या, पीने की और जानवरों की भी पीने की समस्या है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां भी तत्काल व्यवस्था करी जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक और निवेदन है, जिस प्रकार भूमादेय योजना मेरे लागू की है, उसी प्रकार छापली के एक एनीकट बंडा हरिसागर, अगर वहां का भी अगर अध्यक्ष महोदय अगर वहां से 8 मीटर का जो प्रस्ताव, उसकी जगह अगर 25 मीटर कर लिया जाए तो इसमें बीच में पड़ने वाले जो गांव है उसमें भी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये हरिसागर जो छाप पड़ने वाला अगर उसको 25 मीटर कर दिया जाए तो आने वाले जो बीच में जो गाँव पड़ते हैं। अब मोहन जी, अरे मोहन जी मेरी बात तो पहले सुन लो यार, अरे पहले मेरी समस्या तो इसमें बीच में पड़ने वाले गांव है छापली, खीमाखेड़ा, बरजाल, बागाना, कामलीघाट, विजयपुरा से होते हुए देवगढ़ तक मेरी पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उस 8 मीटर को अगर 25 मीटर की योजना में ले ले तो मेरी एक यह भी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा और निवेदन है, तो ग्रामीण जनता जल योजना का जो हमारी क्रियान्वित हुई गाँव में, उसको केवल हम भत्ता केवल 500 रुपए देते हैं। अगर आज 500 जगह अगर उसको 2500 रुपए कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ उसके लिए भी काफी फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो ग्रामीण जनता जल योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करता है उसको केवल भत्ता केवल 500 रुपए दिया जाता है, अगर उसको 2500 कर दिया जाए तो ये थोड़ा बड़ा सूक्ष्म रहेगा। इसलिए इसका 2500 रुपए किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि पहाड़ी एरिया है, हैंडपंप खोदने में भी प्रॉब्लम आती है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि छोटी मशीनें भेजने की हम व्यवस्था करेंगे, पानी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, चाहे टैंकर लगाने की आवश्यकता हो। 4 साल में भी जहां जहां पर संभव था, माननीय सदस्य ने बताया, हमने योजनाएं बनाई है।
अब आप एनीकट की बात कर रहे हैं कि 8 मीटर 5 मीटर से एकदम 25 मीटर की, तब मैं यहाँ से लोकेशन जानता नहीं हूँ। अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी, मैं एक बार इसको एग्जामिन करवा लेंगे तो निश्चित रूप से अगर फिजिबल होगा और उसकी वजह से कहीं कोई अड़चन नहीं है तो उस पर विचार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा जो जनता जल योजना का है, अब इसके बारे में तो आप जानते, वित्तीय मामले में हम बातचीत करेंगे जो भी हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। एक पूरा प्रश्न। प्रश्नकाल समाप्त। अनुपस्थिति के लिए माननीय सदस्य, आप गैर हाजिर। माननीय सदस्य, आपका कॉल कर लिया। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण दिनांक 4 मार्च 2008 से 20 मार्च 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए? अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 4 मार्च 2008 को अनुमति प्रदान की गई। हो गए हैं अध्यक्ष महोदय, जब पहले वाले एक्सीडेंट से ही छुट्टी ले रहे हैं। तो बीजेपी की परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे बगैर विधानसभा चला सकते हैं क्या? कोई बीमारी नहीं है। सरपंच जी, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 मार्च 2008 से 20 मार्च 2008 तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए? अनुमति प्रदान की गई। दिनांक स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जुबैर खान व 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की फसल को पर्याप्त बिजली एवं पानी नहीं मिलने से फसलों को हो रहे नुकसान के संबंध में इस विषय पर इसी सत्र में सदन में विभिन्न अवसरों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा सरकार ने उत्तर भी दिया है। साथ ही दिनांक 13 मार्च को सिंचाई विभाग के अनुदान की मांग एवं दिनांक 15 मार्च 2008 को बिजली पर विस्तृत चर्चा रखी गई है। माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री संयम लोढ़ा सदस्य की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर में पाक सीमा से सटे प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि के बेचान की सीबीआई से जांच कराने के संबंध में उक्त प्रकरण तत्काल घटित घटना से संबंधित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इस पर विचार किया जाए। इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु काकुंदा में बांध का निर्माण करने के संबंध में श्री हीरालाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बोनली एवं बामनवास से नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा नहीं देने से किसानों के व्यापक रोष के संबंध में श्री सुभाष चंद्र शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली के ग्राम नारहेड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के संबंध में श्री इमामुद्दीन अहमद खान सदस्य की ओर से नगरपालिका तिजारा को अपने क्षेत्र की संपत्तियों के बेचान पंजीकरण पर आधा% उपकर को हटाने के संबंध में श्री सम्माराम गरासिया सदस्य की ओर से माउंट आबू की सालगांव बांध परियोजना को स्वीकार कर लागू करने के संबंध में श्री अर्जुन लाल जीनगर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गंगरार में कतिपय सड़कों के निर्माण के संबंध में श्री दांताराम गुजर सदस्य की ओर से ग्राम लोथल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण होने के उपरांत भी वहां पीएससी नहीं खोले जाने के संबंध में श्री ज्ञानचंद पारक सदस्य की ओर से निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मकान निर्माण हेतु दिए जाने वाले आवास ऋण पर ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की छूट देने के संबंध में श्री जगसी राम कोहली सदस्य की ओर से रेवदर पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी अनुसूचित जाति की तरह कृषि कुओं से विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से
पिलानी की नगरपालिका के सरकारी रिकॉर्ड में काट छाट करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामचंद्र जारोड़ा सदस्य की ओर से मेड़ता कृषि मंडी में किसानों को अपनी फसलों को ले जाने हेतु सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में श्री रणधीर सिंह भिंडर सदस्य की ओर से जिला प्रमुख उदयपुर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के संबंध में मान्य सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुभाष चंद्र भाई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे काफी माननीय सदस्यों ने राजस्थान में जो पानी फसलों को नहीं मिल रहा है, नहरी क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, बाकी इलाकों में बिजली नहीं आने की वजह से नहीं मिल रहा है, उस वजह से जो नहरी क्षेत्रों में मैंने स्थगन प्रस्ताव पर दे दिया। मैंने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य की सदन की बैठक आधा घंटा के लिए और स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, समय तो उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की रैली चौकी फ्लॉप हो गई है। ये 1 महीने तक घूम रहे थे, 15,000 आदमी आए और किसानों स्थान ग्रहण कीजिए। उन्होंने इनको आईना दिखा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सदन में गतिरोध पैदा किए हुए हैं। सदन की कार्रवाई कर लीजिए। माननीय सदस्य, अमरूदों के बाग रैली फ्लॉप हो गई है, इनकी रैली फ्लॉप हो गई, लड़ाई हो गई है। लाखों किसान विधानसभा के बाहर अमरूदों के बाग में जमा है और इस सरकार से किसानों ने कांग्रेस का बाइकआउट। से आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। मान्य आप स्थान ग्रहण की, आप बैठिए तो सही, बैठे तो सही, आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। मान्य सदस्य, आप मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मान्य सदस्य ने या तो आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। मान्य सदस्यों से मेरा निवेदन करना है 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ी हुई मान ली जाती हैं। सरकार नहीं चलेगी, के माध्यम से पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाली पर्चियां पर कल चर्चा होगी और माननीय सदस्य नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पर्चियों के बारे में कल चर्चा होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी राजस्थान की जनता जान चुकी है। चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता जान चुकी है। विधानसभा विरोधी कांग्रेस राजस्थान की जनता के द्वारा रैली फेल हो गई, रैली आयोजित की गई है, वो फेल हो चुकी है। वहाँ संख्या कोई भी नहीं है, बहुत कम संख्या। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस की रैली में संख्या कम आई है, इसलिए हंगामा करना चाह रहे हैं विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा कराई गई है। हमारा आपसे निवेदन है कि जो किसान बिजली के लिए, पानी के लिए, बॉर्डर की जमीन बेच दी, उसके लिए जो किसान यहाँ संघर्ष करने आया है, विधानसभा एक याचिका को उपस्थापन करेंगे। विधायी कार्य और स्थापित किए जाने वाले विधायक अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मंत्री प्रस्ताव राजस्थान से चिकित्सा परिषद विधेयक 2008 को प्रस्तावित करता हूँ। 2008 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान से चिकित्सा परिषद विधेयक 2008 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे।
क्या मैं तो करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 4 मार्च दिना को विधेयक 2008 के विधेयक को पुरस्कृत करने की आज आज्ञा प्रदान की गई एवं विधेयक सदन के पुरस्कृत किया गया। श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति राजस्थान जयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करने की आज्ञा पुरस्कृत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि निम्न विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की गई। मंत्री विधेयक को पुरस्कृत भी करेंगे। निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करता हूं। प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर अध्यादेश 2007-2008 का अध्यादेश संख्या 1 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की जाए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्यालय उदयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्कृत करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरस्कृत भी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2008 को पुरस्कृत करता हूं। प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश 2007 का अध्यादेश संख्या सदन की मेज पर रखता हूं। विवेक अनुमान वर्ष 2008-2009 वित्तीय अवस्था अनुदान की मांगों है। श्री राजेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री की तरफ से अनुदान की मांग संख्या 42। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 72 करोड़ 26 लाख 21 हजार तक की राशि प्रदान की जाए। श्री लक्ष्मीनारायण दवे, खनिज एवं अनुदान की मांग संख्या 43। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 44 करोड़ 33 लाख 65 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। श्री नाथू सिंह गुर्जर, सहकारिता मंत्री अनुदान की मांग संख्या 36 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। अन्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1 अरब 56 करोड़ 38 लाख 23 हजार तक की राशि प्रदान की जावे। थक गए। श्री शांतिलाल चपलोत, उद्योग 43 खनिज और 36 सहकारिता पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हूँ। किसानों ने ठुकरा दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, ऊपर केवल आंसू बहाने वाले राजस्थान सरकार ने नेता का पता नहीं।
अरे खनिज के क्षेत्र में पार्टी कभी कोई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब ये तय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रीमान नारायण सिंह जी के नेतृत्व में एक समय था रैली है या सीपी जोशी के नेतृत्व में है। 1995-96 में अपने अशोक गहलोत साहब के खनिज नेतृत्व क्षेत्रों में। से आए। अरे किसका नेतृत्व? राजस्थान की 214 करोड़ रुपया थी। उपाध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपको समय दिया जाएगा।